हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेवी फिजिक्स। और हमारा अगला क्वेश्चन है 1.4, मतलब पहले चैप्टर का चौथा क्वेश्चन है ये। इसमें दो पार्ट है, ए और बी। ए पार्ट में क्या कहा है इन्होंने, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। तो आपको इसका मीनिंग बताना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी का क्वांटाइज्ड है, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है दोनों ही पार्ट इसके। The electric charge of a body is quantized means that only integral मतलब 1 to dot n, ठीक है, numbers of electrons can be transferred from one body to another। तो क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक बॉडी से जो दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो सिर्फ इंटीग्रल में हो सकते हैं। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव इंटीग्रल में हो, चाहे वो निगेटिव इंटीग्रल में हो, चाहे वो जीरो हो। ठीक है, जीरो ट्रांसफर मतलब कोई ट्रांसफर नहीं है। ठीक है, तो इस फॉर्म में हो सकते हैं वो। इसके बारे में हमने जो टॉपिक पढ़े थे थ्योरी में, उनमें भी बताया गया था, इसको अच्छे से समझाया गया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। ठीक है, और इसमें जो डेसिमल होते हैं, डेसिमल की जो फॉर्म में होते हैं जितने भी, अगर इलेक्ट्रॉन डेसिमल की फॉर्म में है 2.5 इलेक्ट्रॉन है या -6.4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ट्रांसफर नहीं हो सकते। इसमें जो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, फ्रैक्शंस जो है, फ्रैक्शन जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/2 इलेक्ट्रॉन, 3/2 इलेक्ट्रॉन, ये निगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में ट्रांसफर नहीं हो सकते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ इंटीग्रल ही ट्रांसफर हो सकते हैं, इंटीग्रल की फॉर्म में। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर हो सकते हैं पॉजिटिव में। जीरो इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो गए, इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ है, जीरो है। और निगेटिव में हो सकते हैं -3, -8 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ट्रांसफर हो सकते हैं ये। ठीक है, तो ये क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए बी पार्ट में पूछा गया है, व्हाई कैन वन इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल चार्ज। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि जब हम मैक्रोस्कोपिक या लार्ज स्केल चार्ज की बात करते हैं तो वहां पर क्वांटाइजेशन को इग्नोर क्यों किया जाता है। तो इसका बी पार्ट का आंसर क्या रहेगा, इन द केस ऑफ लार्ज स्केल और मैक्रोस्कोपिक चार्ज। जब हम बात करते हैं लार्ज स्केल या मैक्रोस्कोपिक चार्ज की, द चार्ज which is used over there is comparatively too huge to the magnitude of the electric charge। अब चार्ज जो उसमें लिया गया है मैक्रोस्कोपिक में, वो ह्यूज क्वांटिटी मतलब ह्यूज मैग्नीट्यूड में है, तो बड़ी मात्रा में है वो चार्ज। तो जब बड़ी मात्रा में लेंगे तो वहां पर क्या होगा, hence on a macroscopic level the quantization of charge is of no use। तो वहां पर चार्ज कोई भी यूज का नहीं होगा। ठीक है, उसका कोई भी यूज नहीं होगा बड़ी मात्रा में। It is ignored and the electric charge is considered to be continuous। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को यहाँ पर इग्नोर कर दिया जाता है, और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको कंसीडर्ड किया जाता है कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस मान लिया जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज को। क्वेश्चन नंबर 1.5 है, when a glass rod is rubbed with a silk cloth charge appear on both। जब ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब किया जाता है, जब रब करते हैं दोनों को, तो दोनों पे चार्ज दिखाई देता है। ये जो थ्योरी पढ़ाई थी उसमें भी बताया गया था। ठीक है, ए सिमिलर फिनोमिना इज ऑब्जर्व्ड विद मेनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज। इसी तरह का दूसरी जो बॉडीज हैं उनमें भी ये फिनोमिना देखने को मिलता है। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसमें बताना है कि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे लगाया जाता है या कैसे अप्लाई होता है। तो इसमें हम बताएंगे, when two bodies are rubbed against each other a charge is developed on both bodies। तो आपको बताया था कि जब दो बॉडीज को आपस में रब किया जाता है तो दोनों ही बॉडी पे चार्ज डेवलप हो जाएगा। जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया ग्लास रोड और सिल्क का, तो ग्लास रोड को जब सिल्क के साथ रब करते हैं तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क पे निगेटिव चार्ज आता है, तो दोनों पे चार्ज सेटअप हो जाता है। ठीक है, तो ये पढ़ाया भी गया था, जो पहले थ्योरी पढ़ाई थी उसमें बताया गया था इस बारे में। दीज चार्ज आर इक्वल बट अपोजिट इन नेचर। तो इक्वल है लेकिन अपोजिट नेचर में है। भाई
जो आपके पास सिल्क पे आता है वो कैसा है, निगेटिव आ रहा है, और ग्लास रोड पे पॉजिटिव आ रहा है, इक्वल है लेकिन अपोजिट नेचर में है, एक पे पॉजिटिव है दूसरे पे निगेटिव है। एंड दिस फिनोमिना ऑफ इंक्लूडिंग ए चार्ज इज नोन एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो इस फिनोमिना को चार्जिंग बाय फ्रिक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन भी दो सरफेसिस के बीच में होता है। आपने यहाँ पे दो सरफेस को क्या किया, रब किया, और रब करने से ही फ्रिक्शन भी डेवलप होता है, ठीक है। तो वही फ्रिक्शन डेवलप होने से क्या हुआ, चार्ज सेटअप हुआ। तो चार्ज सेटअप हुआ तो इसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। द नेट चार्ज ऑन बोथ द बॉडीज इज 0 and the reason behind it is that on equal amount of charge repels it। तो जो नेट चार्ज होगा दोनों को मिला के वो 0 ही होगा, क्योंकि एक प्लस है दूसरा माइनस है, प्लस माइनस को जोड़ोगे और इक्वल है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो नेट चार्ज 0 होगा। और रीजन बिहाइंड इट का है, क्योंकि दोनों क्या करते हैं एक दूसरे को, जो बिहाइंड इट दैट ऑन इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज रिपेल्स इट, ठीक है, रिपेल्स इट। तो सेम चार्ज जो होगा, सेम चार्ज जो उस पे होगा, जैसे सिल्क पे कैसा आया, निगेटिव आया, तो निगेटिव वाले चार्ज क्या करेंगे, आपस में निगेटिव निगेटिव को रिपेल करेंगे। और ऐसे ही ग्लास रोड पे पॉजिटिव आया तो उसके जो पॉजिटिव वाले चार्ज होंगे ग्लास रोड के वो रिपेल करेंगे, ठीक है। तो दोनों को जब ऐड करेंगे दोनों का सम क्या आ जाएगा, 0। When we rub a glass rod with silk cloth, a charge of with opposite magnitude is generated by over there. This phenomena in consistence with the law of conservation of energy, ठीक है। A similar phenomena is observed with many other pairs of bodies। तो ये अभी बताया कि रब करने से अपोजिट चार्ज सेटअप हो जाएगा इक्वल मैग्नीट्यूड का। और ये जो फिनोमिना है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी फॉलो करता है। वो कैसे, एक की एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर हो गई चार्ज की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। तो जब हमने रब किया, जिस बॉडी में ज्यादा चार्ज था, ठीक है, जिस बॉडी में ज्यादा चार्ज था वो ट्रांसफर हो गया किसमें, कम चार्ज वाली बॉडी में। तो ज्यादा चार्ज कम चार्ज वाली बॉडी में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो एक चार्ज किसकी फॉर्म में ट्रांसफर हुआ, एक तरह से एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो ये किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी फॉलो करता है, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी फॉलो करता है। मतलब चार्ज तो वही है लेकिन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कुछ ट्रांसफर हो गया। बहुत अदर पेयर्स के लिए भी ये लागू होता है। अदर पेयर्स के लिए जैसे आपके लिए प्लास्टिक की रोड है, प्लास्टिक की रोड को जब सिल्क के साथ रब करते हैं तो प्लास्टिक पे कैसा निगेटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो वहां भी क्या लगता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगता है वहां पे भी। क्वेश्चन नंबर 1.6 मतलब पहले चैप्टर का छठा क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन। 4 पॉइंट चार्ज QA इक्वल्स टू 2 माइक्रोकूलम, QB इक्वल्स टू -5 माइक्रोकूलम, QC इक्वल्स टू 2 माइक्रोकूलम एंड QD इक्वल्स टू -5 माइक्रोकूलम are located at the corners of a square ABCD of side 10 cm. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? तो सबसे पहले एक स्क्वायर ले लेंगे, इस तरह से एक स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर ले लो ABCD, A B C और D, ये एक स्क्वायर है ABCD। इसकी जो साइड दी गई है प्रत्येक साइड 10 सेंटीमीटर की दी गई है। सारी साइड इक्वल होती है स्क्वायर की, तो सारी सारी इक्वल है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा है इसमें कि हमने 4 चार्ज रखे हुए हैं इसमें, QA QB QC QD। तो QA, A पे QA रखा हुआ है कितना, 2 माइक्रोकूलम, B पे QB रखा हुआ है कितना, -5 माइक्रोकूलम, C पे QC रखा हुआ है कितना, 2 माइक्रोकूलम, और D पे QD रखा हुआ है -5 माइक्रोकूलम। फिर इन्होंने कहा है यहां पर इसका सेंटर है, ऐसे जब डायगोनल एक दूसरे को क्रॉस करते हैं दोनों के दोनों, तो ये सेंटर पे जाके मिलते हैं, सेंटर O है, सेंटर O पे रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो इन्होंने फोर्स बताना है हमें, चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो सेंटर O पे रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम, तो O पे हमें फोर्स बताना है
कि ये चारों चार्ज मिलके ओ पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, वो टोटल फोर्स निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो फोर्स के लिए एक कंडीशन ये है कि इससे, इस चार्ज से, सेंटर के चार्ज से लेके प्रत्येक चार्ज की हमें दूरियां चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो साइड है, तो दूरी कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, तो दूरी कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले एक डायगोनल निकाल लो। डायगोनल में अगर ये देखें हम ए सी डी बोल दो इसको, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हाइपोटेनियस क्या है, डायगोनल, परपेंडिकुलर भी साइड है और बेस भी साइड है। ठीक है, तो सबसे पहले ले लेंगे क्या, डायगोनल निकाल दो। तो कौन सा ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ए सी डी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल में लग सकता है ये पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है, एसी, एसी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है ये, परपेंडिकुलर एडी का स्क्वायर, और बेस क्या है, सी डी का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस क्या है हमारा, डायगोनल एसी का स्क्वायर, एडी कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर है, 10 का स्क्वायर प्लस सी डी कितना दिया हुआ है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो दो बार स्क्वायर आ गई है, इनका स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर हो गया 100, ये भी 100, दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 200, है ना, 200। तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई, √200। इसमें से क्या वस्तु क्या लिख सकते हैं हम, ए सी वस्तु 2 × 100 लिख सकते हैं। 100 में से क्या बाहर आ जाएगा, 100 में से बाहर आ जाएगा हमारे पास 10 √2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ए सी आ गई, ए से लेके सी तक की डिस्टेंस। लेकिन हमें ए से सी तक की नहीं चाहिए, हमें सेंटर से लेके ए तक की, बी तक की, सी तक की, डी तक की चाहिए डिस्टेंस। तो ओ ए कितना आ जाएगा, देखो डायगोनल का हाफ है ये, ओ ए जो है ना, ओ ए ये डायगोनल का हाफ है, तो इसका हाफ कर देंगे तो ओ ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन 2। ओ ए इक्वल्स टू क्या आ गया, ए सी की वैल्यू 10 √2 अपॉन 2, 2 से 5 टाइम्स कट गया, तो ओ ए इक्वल्स टू कितना, 5 √2 सेंटीमीटर। ये ओ ए आ गया, क्योंकि स्क्वायर में डायगोनल सेम होते हैं, तो सेंटर से लेके जो दूरी होगी सारे पॉइंट्स की वो सेम होगी। ओ ए 5 √2 सेंटीमीटर है, तो ओ ए हमारे पास आ गया 5 √2 सेंटीमीटर। तो ओ बी भी कितना होगा, 5 √2 सेंटीमीटर, ओ सी भी कितना होगा, 5 √2 सेंटीमीटर, और ओ डी भी कितना होगा, 5 √2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो होगा वो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू ओ डी इक्वल्स टू 5 √2 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस आ गई, हम अब इजीली इसके फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इजीली इसमें हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं एफ ओ ए निकालूं, ओ और ए के बीच में एफ ओ ए, तो एफ ओ ए कितना आ जाएगा, एफ ओ ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, सबसे पहले ये एयर में कंसीडर कर लो, तो एयर में है तो 1/4πε0 हो गया। ठीक है, और क्यू ए और क्यू ओ दो चार्ज है, क्यू ए कितना है, क्यू ए मल्टीप्लाई क्यू ओ अपॉन ये वाली डिस्टेंस जो है ओ से ए तक, इसको आर मान लेता हूं मैं, ये किसके आर के बराबर मान लो, ये आर मान लो फॉर एग्जांपल, इससे इजीली हो जाएगा। तो ये क्या है, सेम अपॉन आर स्क्वायर। एफ ओ ए आ गया, फिर एफ ओ बी, एफ ओ बी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4πε0 क्यू बी इंटू क्यू ओ अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एफ ओ बी, और बी के बीच में तो क्यू ओ क्यू बी और आर स्क्वायर डिस्टेंस। ठीक है, इसी तरह से एफ ओ सी निकाल दो, 1/4πε0 क्या आ जाएगा, क्यू सी इंटू क्यू ओ अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ओ और सी के बीच में क्यू ओ क्यू सी और बीच में आर स्क्वायर। इसी तरीके से एफ ओ डी निकाल दो, 1/4πε0 क्यू डी इंटू क्यू ओ अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ ओ डी, तो क्यू ओ क्यू डी इंटू आर अपॉन में आर स्क्वायर।
ये चारों फोर्स निकाल दिए। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसको नॉर्मल वे में नहीं जोड़ सकते, यहाँ पर इसको वेक्टर फॉर्म में जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेंटर ओ पे फोर्स निकालना था हमें, चारों चार्ज जो इस पे फोर्स लगा रहे हैं सारे कॉर्नर्स के, ठीक है। तो उसका टोटल फोर्स निकालना है कितना होगा, ठीक है। तो ये निकाल लेते हैं। अभी देखो इस तरह से डायरेक्शन ऐसे होगी फोर्स की, क्यू ए ने लगाया ओ पे, क्यू बी ने लगाया ओ पे, क्यू सी ने ओ पे लगाया और क्यू डी ने ओ पे लगाया, इस तरह से होगी। लेकिन सबकी डायरेक्शन अलग अलग है, सभी अलग अलग एंगल से लगा रहे हैं। ये दो फोर्स देखो ये अपोजिट लगा रहे हैं, ये दो फोर्स अपोजिट लगा रहे हैं, ठीक है। ये दो फोर्स एक दूसरे से अपोजिट है, ये दो फोर्स एक दूसरे से अपोजिट है। तो इस वाले केस में हम कैसे निकालेंगे, तो टोटल फोर्स जो निकलेगा हमारे पास, टोटल फोर्स एट सेंटर ओ, सेंटर ओ पे जो टोटल फोर्स होगा जिसको हम एफ ओ वेक्टर बोल दो, इक्वल्स टू किस किस के सम के इक्वल होगा, किसी एक की डायरेक्शन फिक्स मान लो। तो ए वाला जो एफ ए से जो ओ पे लग रहा है एफ ओ ए, इसको फिक्स मान लेते हैं। तो एफ ओ ए प्लस, ठीक है, इसे फिक्स डायरेक्शन में मान लो, ठीक है। अब ये वाला जो फोर्स है सी जो ओ पे लगा रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इसके, इस वाले के एफ ओ ए की एरो का निशान इधर है और सी ओ पे जो लगा रहा है वो एरो का निशान इधर है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से इसको क्या ले लेंगे हम, एफ ओ सी इंटू कोस 180 डिग्री, क्योंकि जब दो कोई वेक्टर आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो कितना बन जाता है, 180 डिग्री का एंगल बन जाता है, ठीक है। तो टोटल फोर्स निकाल रहे हैं 180 प्लस, ठीक है, वो अपोजिट में है तो 180 लिख लिया, 180 करेंगे तब वो इसकी दिशा में आएगा, क्योंकि तो फोर्स जब निकालेंगे टोटल तो एंगल के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा इसमें, तो जोड़ना पड़ेगा एंगल के हिसाब से। अब यहाँ देखो ये वाला फोर्स 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, जो बी ओ है, ओ और बी वाला जो फोर्स है वो ओ ए के साथ में कितना बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो 90 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, एफ ओ बी इंटू कोस 90 डिग्री, कोस 90 लिख लेंगे, ठीक है। और इसका एक अपोजिट फोर्स है इधर, ये ओ डी, एफ ओ डी, ये भी क्या बना रहा है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके साथ में, एफ ओ ए के साथ में। तो एफ ओ डी भी 90 का बना रहा है एफ ओ ए के साथ में, तो इसको भी हम क्या लिख लेंगे, प्लस एफ ओ डी इंटू कोस 90 डिग्री, ठीक है, कोस 90 लिख लिया इस तरीके से। तो एक तो अपोजिट में था 180 बना रहा है, और दो ये क्या बना रहे हैं, 90 90 बना रहे हैं, ठीक है। और ये वाला तो हमने फिक्स मान ली इसकी पोजीशन ओ ए की, इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं हम यहाँ पे। तो अब वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे यहाँ पे। एफ ओ ए की वैल्यू ये जो रखी थी हमने यहाँ से, ये उठा के रख दो, कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है, क्यू ए इंटू क्यू ओ अपॉन आर स्क्वायर। एफ ओ सी की वैल्यू उठा के रखो, कितनी है, ओ सी की हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू सी इंटू क्यू ए क्यू ओ, क्यू सी अपॉन क्यू सी इंटू क्यू ओ अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस साथ ही साथ इसमें क्या रहा है, एफ ओ सी में कोस 180, मतलब कोस 180 की माइनस की 1 होती है वैल्यू, तो कोस 180 को -1 लिख लिया। फिर प्लस एफ ओ बी कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, कोस 90 की 0, प्लस एफ ओ डी इंटू कोस 90 की वैल्यू क्या होगी, 0, यहाँ भी 0, ठीक है। 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये पूरा 0, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये भी पूरा 0। तो यहाँ पर क्या आ गया देखो, एफ ओ इक्वल्स टू, इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, और क्या कॉमन है, क्यू नॉट कॉमन है, मतलब क्यू 0 कॉमन है, क्यू 0 अपॉन, या क्यू ओ बोल देंगे इसको, क्यू ओ अपॉन आर स्क्वायर, ये कॉमन है। बचा क्या, अंदर क्या बचा, क्यू ए प्लस
और ये क्या है, माइनस है, माइनस का 1 और माइनस के 1 में QC मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का QC प्लस FOD। जब FOD की 0 में मल्टीप्लाई करी तो 0, जब FOD की ये FOC, ये क्या था, FOB था, ये क्या था भाई, FOB। जब FOB था ना, FOB की 0 में मल्टीप्लाई करी 0, FOD की 0 में मल्टीप्लाई करी 0। ठीक है, तो 0 ऐड करेंगे, कोई इफेक्ट इन पे नहीं पड़ेगा, इनकी वैल्यू रख दो। जब इनकी वैल्यू रखोगे, उससे पहले एक काम कर लेते हैं, QA और QC की रख के देख लेते हैं पहले क्या होता है, क्योंकि बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। तो FO इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये कॉमन आ रहा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। QA की वैल्यू कितनी है, QA की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम मतलब माइक्रो के लिए क्या लगता है, 10 की पावर माइनस का 6 लगता है, ऐसा यूनिट में बदल लेंगे। माइनस QC की वैल्यू भी क्या है, 2 माइक्रोकूलम, तो फिर से माइक्रो के लिए क्या लगता है, 10 की पावर माइनस 6। 1 माइक्रो में 10 की पावर माइनस 6 होते हैं, तो इसमें से ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या आ गया 0। तो FO इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू 0। ठीक है, तो 0 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो FO इक्वल्स टू आ जाएगा 0 न्यूटन। तो यहां पर सेंटर पे कितना फोर्स होगा, 0 न्यूटन, क्योंकि क्वेश्चन में जो दे रखा है ना, देखो ये दोनों चार्ज, आप इसको नॉर्मल भी समझ सकते हो, 2 माइक्रोकूलम है और 2 माइक्रोकूलम, तो दोनों सेम चार्ज है लेकिन अपोजिट दिशा में है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो ये वाला 2 माइक्रोकूलम का फोर्स जो इस पे लगेगा वो इसके फोर्स को कैंसिल कर रहा है, क्योंकि सेम फोर्स होगा लेकिन अपोजिट दिशा में होगा। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, -5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम, दो सेम चार्ज फोर्स लगा रहे हैं ओ पे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इसलिए ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो फाइनली 0 आ जाएगा इसका आंसर।